चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बच्चों, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। हमने इसका अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायमो फ्लेहर। ठीक है बच्चों, नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडीइंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। जैसा कि बच्चों आप नाम से देख सकते हैं, मैं हमेशा आपको चैप्टर का टाइटल समझाती हूँ जिससे कि आप चैप्टर को रिलेट कर पाए। और कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द गिवन चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो टाइटल है वो क्यों दिया गया है। यहाँ पे ये जो ब्लैक एरोप्लेन है टाइटल इस चैप्टर का, तो इसका क्या मीनिंग है? इसके दो मीनिंग है। ठीक है, पहला, एक तो एरोप्लेन ही ब्लैक कलर का हो सकता है, इसलिए उसको किसी एक ब्लैक एरोप्लेन का जिक्र किया गया होगा इस चैप्टर में, इसलिए उसका नाम ब्लैक एरोप्लेन रखा गया है। बट बेसिकली जो मेन आइडिया है इस चैप्टर का, इस टाइटल का इस चैप्टर के लिए, वो ये है कि जो राइटर है वो कहीं पे अचानक में अपना एरोप्लेन लेकर जाते हैं और अचानक में एक स्टॉर्म आ जाता है, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं बहुत सारे, और उनका जो एरोप्लेन होता है वो उस क्लाउड में खो जाता है। मतलब कि वो उस क्लाउड के अंदर एंटर कर जाते हैं और सब तरफ चारों तरफ काला ही काला नजर आता है, क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड के अंदर अपना एरोप्लेन लेकर घुस जाते हैं। तो जब चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है और उनको आगे जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है, वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं, एक तूफान में फंस जाते हैं, और तभी अचानक से एक एरोप्लेन आता है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि ब्लैक चारों तरफ ब्लैक ब्लैक था, इसलिए ब्लैक ही दिखाई दे रहा था। तो उस एरोप्लेन के बारे में जो नरेटर हैं उन्होंने हमें इस चैप्टर में बताया है, और इसलिए इस चैप्टर का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I'm reading the chapter now. The moon was coming up east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो नरेटर ने ये जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा टाइम है, नाइट का टाइम है, रात का समय है। और नरेटर हमें कहते हैं कि जब वो एरोप्लेन से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उनके ईस्ट साइड में तो मून नजर आ रहा है, और ऊपर की स्काई जो है, जो आसमान है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ आसमान है, और कहीं से दूर दूर तक कोई तूफान या फिर बादल जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम में बारिश जैसा मौसम नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट लेकर अपना एयरप्लेन लेकर जा नहीं पाए। तो आसमान भी एकदम साफ था, चंद्रमा बिल्कुल साफ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था, और तारे भी टिमटिमा रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. वो आगे क्या कहते हैं, आसमान में एक भी बादल नहीं था। कहते हैं ना, आसमान बिल्कुल साफ है। बारिश के बाद क्या होता है ना, हम देखते हैं कि बादल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि बारिश तो नहीं होने वाली है, और जिस दिन बारिश नहीं होने वाली है, आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, हम कहते हैं आज आसमान कितना साफ लग रहा है, आज तो एक भी बादल नहीं दिख रहा। तो वैसा ही मौसम था, और जो स्काई था वो नजर आ रहा था एकदम, इट वॉज ए क्लियर स्काई। ठीक है, तो जो नरेटर है वो बहुत खुश है। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो नरेटर जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे जो कि इंग्लैंड में था। और वो किससे जा रहे थे? नरेटर जो है वो एक पायलट है, ठीक है, इसीलिए तो वो अपना एरोप्लेन ड्राइव कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो आसमान में बादल नहीं थे, बिल्कुल आसमान साफ था, मैं इजीली एयरप्लेन लेकर के अपने घर जा सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो अपने घर जा रहे थे। जब वो अपने घर जा रहे थे तो ऑब्वियसली जब कोई आदमी काफी टाइम के काम के बाद जब छुट्टी मिले और वो अपने घर जाए, तो जैसे आपके बड़े बहन भाई भी होंगे, कहीं बाहर वर्क करते हैं और छुट्टियों में वो आपसे मिलने आते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही जो नरेटर है वो बहुत खुश है, क्योंकि वो देखते हैं आसमान एकदम साफ है और मैं बिल्कुल आसानी से अपने घर पहुंच जाऊंगा और टाइम से पहुंच जाऊंगा। और वो एक तो अपने घर जा रहे थे इसलिए भी खुश होते हैं, ऊपर से आसमान साफ होता है तो वो सोचते हैं मैं टाइम से भी पहुंच जाऊंगा। आगे वो कहते हैं
I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो कहते हैं कि मैं अपना हॉलिडे के इंतजार में ही था. ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलिडे मीन्स अपने छुट्टियों के इंतजार में था और इंतजार कर रहा था कि कब मैं जा करके अपनी फैमिली से मिलूंगा, उनके साथ बैठूंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा. तो नरेटर को ये हॉलिडे मिल चुका था, अब वो जाने के लिए तैयार थे और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे. I looked at my watch 1:30 in the morning. यानी कि हम जेन्युइनली क्या बोलते हैं, रात में हम अगर अपने घर पे होते हैं हम कहते हैं ना रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो रात के 1:30 नहीं होते हैं, वो सुबह के 1:30 बजते हैं क्योंकि उसमें AM जुड़ जाता है. ठीक है, तो नरेटर कहते हैं जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने अपनी वॉच में टाइम देखा. इट वॉज 1:30 in the morning, मतलब कि रात के 1:30 बज रहा था. रात का 1:30 मतलब सुबह का ही 1:30 हुआ क्योंकि 1:30 AM होता है. ठीक है, आगे देखते हैं नरेटर हमसे क्या कहते हैं. नरेटर आगे कहते हैं I'll be in time for breakfast. अब नरेटर जो है वो सोचते हैं, उन्होंने देखा कि 1:30 बज रहा है और अभी मुझे घर जाना है, तो आसमान तो बिल्कुल साफ है, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल एकदम टाइम से घर पहुंच जाऊंगा. आई थॉट, नरेटर ने ऐसा सोचा, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है जो हम सोचे वही हो जाए. तो ऐसा ही नरेटर के साथ भी हुआ. उन्होंने जैसा सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिट हो गया. क्या ऑपोजिट हुआ, चलिए आगे स्टोरी में पढ़ते हैं. A good big English breakfast. वो कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम से पहुंच जाऊंगा. वो ब्रेकफास्ट जो कि नॉर्मली इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी कि जो इंग्लैंड के लोग करते हैं, हर जगह का अपना अपना ब्रेकफास्ट होता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग सुबह सुबह पराठे खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं, अलग अलग तरह के पराठे खाते हैं, या फिर कुछ लोग पकौड़े खाते हैं. तो सबका अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है. ऐसे ही इंग्लैंड जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश कहा जाता है, इंडिया के लोगों को इंडियन, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश पीपल. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टाइम से ब्रेकफास्ट के लिए घर पे पहुंच जाएंगे और एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट उनको मिलेगा उनके घर जाकर के. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था और वो अपने घर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे. और वो कहते हैं इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और आसान फ्लाइट थी. क्यों, क्योंकि आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे, क्लियर स्काई थी और वो आराम से अपने घर टाइम से पहुंच करके अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठ करके ब्रेकफास्ट कर सकते थे. ऐसा उन्होंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल आराम से जा सकता हूँ और मैं जा करके घर जाके ब्रेकफास्ट करूंगा और आराम से जिंदगी अपनी बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा. लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा हुआ नहीं हुआ. कैसे नहीं हुआ, आगे स्टोरी में पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. तो आगे नरेटर कहते हैं I should call Paris control soon. अब बच्चों क्या हुआ, फ्रांस से नरेटर जो थे वो फ्रांस से निकले थे और फ्रांस से कहाँ थे, इंग्लैंड जा रहे थे. रास्ते में अलग अलग जगह पड़ती, तो पहले कौन सी जगह पड़ी, पेरिस पड़ी. और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं, अब क्या होता है, एक रूल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं बच्चों, तो हर स्टेशन पे आप देखते हैं कि या तो ट्रेन रुकती है, और जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती है वहां से उसको हरी झंडी दिखाई जाती है, ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाया जाता है, जिससे कि एक कम्युनिकेशन मैसेज हो जाता है कि हमें पता है कि हमारे इस जंक्शन से या इस स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलने वाली है. ऐसे ही अब अचानक से मान लीजिए कि ऊपर आपके इंडिया में अचानक से ऊपर से कोई बहुत सारे एरोप्लेन उड़ के आ जाए, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऐसा क्या लगेगा, ये कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, लगेगा ना. वैसे ही एक रूल होता है कि जब भी कोई एरोप्लेन किसी कंट्री के ऊपर से पास होता है, तो एरोप्लेन के पायलट जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इनको इन्फॉर्म करें. अदरवाइज एक तो उनको हेल्प चाहिए होती है, सिग्नल्स चाहिए होते हैं आगे का रूट जानने के लिए, आगे की जगह जानने के लिए कि किधर से उनको ट्रैवल करना है, डायरेक्शन जानने के लिए. और दूसरा, एक कर्टसी के लिए इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है. पता लगा आपके घर के अंदर से कोई निकल के चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको ये लगेगा बताओ हमारे घर में घुस गए. लेकिन अगर आपको कोई आपके घर में बता के घुसेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे ही क्या होता है कि जब
आप कोई भी एरोप्लेन किसी ऊपर जगह से निकलता है तो वहां से रिलेटेड उस कंट्री का जो भी एयर स्टेशन होता है वहां पर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। तो वैसे ही जो नरेटर थे वो अब पेरिस पहुंच चुके थे और पेरिस जाकर के वो सोचते हैं कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर दूं। किस चीज से कॉल करेंगे, तो उनके पास जो छोटा सा रेडियो टाइप का होता है ना, वो आपने देखा होगा स्पेशली आर्मी मैन वगैरह भी यूज करते हैं, चार्ली चार्ली करके ना, तो उस टाइप का ही कुछ उनके पास रेडियो होता है और वो उस रेडियो से कम्युनिकेट करते हैं जो कि सिग्नल कैच करता है, सिग्नल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है। तो वो सोचते हैं क्योंकि अब मैं पेरिस के ऊपर से ट्रैवल करने वाला हूँ, पेरिस पार करने वाला हूँ, तो मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से मेरे एरोप्लेन की नोज, ये जो हिस्सा होता है ना एरोप्लेन का, ऐसा सा होता है ना, दिखता है ना ऐसे करके, तो उसको नोज कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरे एरोप्लेन की नोज के आगे नीचे की तरफ बहुत सारी रोशनी ही रोशनी है, लाइट्स ही लाइट्स चल रही हैं, कोई बड़ी सी सिटी है। तो सिटी कौन सी थी? इट वॉज पेरिस। तो वो समझ जाते हैं कि मैं पेरिस पहुंच गया हूँ और मुझे अब पेरिस को पार करना है, उसके ऊपर से गुजरना है, तो मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करनी पड़ेगी। तो वो अपना रेडियो उठाते हैं और कॉल करते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, अपना रेडियो उठा करके बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा ना उसमें किसी मूवी वगैरह में, तो वैसे ही वो बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो वो क्या कहते हैं कि पेरिस कंट्रोल, और ये जो डकोटा DS 088 है, जैसे गाड़ी का नंबर होता है वैसे एरोप्लेन का नंबर है, और वो कहते हैं, वो अपना एरोप्लेन का नंबर बताते हैं और बताते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जाने के लिए रास्ते पर हूँ और ये पेरिस क्योंकि बीच में पड़ा है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से इंग्लैंड जा रहा हूँ और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओवर। तो उनको वो ऐसे ऐसे करके बोल के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तभी अचानक से आवाज आती है। आवाज कहाँ से आती है? फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, जो रेडियो से उन्होंने कन्वर्सेट किया था कि हेलो कैन यू हियर मी, दिस इज डकोटा DS 088, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। तभी वहां से भी उनको वापस से रिप्लाई आता है, उस रेडियो कंट्रोल से, उस पेरिस के रेडियो कंट्रोल से रिप्लाई आता है उसी रेडियो के थ्रू। DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088, over. तो वो क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि DS 088, हम आपको सुन सकते हैं। आपको इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड जाने के यहाँ से आपको 12 डिग्री वेस्ट की साइड पे टर्न लेना पड़ेगा। DS 088, ओवर। ऐसा कह करके वो अपनी बात को खत्म करते हैं। तभी नरेटर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, I checked my map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। जो नरेटर है बच्चों, उनके एरोप्लेन में बहुत ज्यादा फ्यूल तो होता नहीं है, और वो लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि क्योंकि वो जो ट्रैवल कर रहे हैं, आसमान एकदम क्लियर है, तो उनको बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, नरेटर जो है अपना मैप चेक करते हैं, कंपास चेक करते हैं, और उनका जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक होता है वो उस पे स्विच करते हैं, मतलब उसको यूज करना शुरू करते हैं, और अपने डकोटा को, अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की साइड मोड़ लेते हैं और इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी। अभी इसकी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।